चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे यूनेस्को से। तो सबसे पहले यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखेंगे। यूनेस्को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, और शॉर्टकट में है यूनेस्को। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है। एजेंसी मतलब संस्था, जो कि एजुकेशन, साइंस, कल्चर के क्षेत्र में इंटरनेशनल सहयोग के द्वारा शांति स्थापित करने का ये प्रयास करती है। और ये क्या है ना, UNSDG मान के चलो, ये UNSDG है, जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। तो इसका एक ये मेंबर है। कुछ बातें और बताई जाती हैं यहाँ पर, जैसे कि यूनेस्को के मुख्यालय के बारे में बताया जाता है कि इसका जो मुख्यालय है पेरिस में है, और इसके 50 से भी ज़्यादा क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और यदि हम आप देखेंगे इसके सदस्य देशों की संख्या को, तो 193 इसके सदस्य देश हैं और 11 संबंध देश हैं। अप्रैल 2020 तक का ये डेटा बताया गया है। और ये सामान्य सम्मेलन और कार्यकारिणी बोर्ड के माध्यम से कंट्रोल होती है। ये बात हमको ध्यान रखना। देखो, यूनेस्को के सदस्य देशों में शामिल 3 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कुक आइलैंड, न्यूए फिलिस्तीन। जबकि यदि देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 3 देश इजराइल, लिंकस्टीन, संयुक्त राज्य अमेरिका यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। इसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है क्या क्या इसके काम हैं या फिर क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। तो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें जीवन भर सीखने के लिए प्रेरित करते रहना, सतत विकास के लिए नीति और साइंस संबंधी ज्ञान का यूज़ करना। इसके अलावा समाज में और नैतिक जो चुनौतियाँ अभी उभर कर सामने आ रही हैं उनको संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद, शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है और जो संचार सूचना है के माध्यम से समावेशी ज्ञान से युक्त समाज का निर्माण करना है। और विश्व के प्राथमिकता वाले एरिया, जैसे जो पिछड़े एरिया हैं, अफ्रीका, और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या क्या बातें कही गई हैं। इसमें बताया जाता है कि यूनेस्को ने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी के रूप में दर्ज किया है। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, क्यों ये न्यूज़ आई है, क्या क्या इसमें ख़ास बात है, सारी बातों को हम देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं यूनेस्को, इसने पिकअप किया है श्रीनगर को एमंग 49 सिटीज़ में से एज पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अंडर द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी। तो यहाँ की जो ये आप देख रहे हैं ना, आर्ट है, फोक आर्ट है, और यहाँ की जो क्राफ्ट्स डिजाइनिंग है, इसके लिए इसका नॉमिनेशन किया गया है। और भी आगे इसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ये काफ़ी गर्व महसूस करने वाली बात है। द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन श्रीनगर अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसको अंडरटेक किया गया और फंड प्रोवाइड किया गया था अंडर द वर्ल्ड बैंक फंडेड झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत। और ये जो रिकॉग्नाइजेशन है वो हिस्टोरिकल क्राफ्ट्स और हिस्टोरिकल रहा है क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स ऑफ द सिटी के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा यदि इसको इस प्रकार से यूनेस्को रिकॉग्नाइज़ कर देता है, तो ये इसकी जो पहचान है ना, वो पूरे ग्लोबल को रिप्रेजेंट करता है, इस अपनी कला को। द इंक्लूजन इज़ लाइकली टू पेव द वे फॉर सिटी टू रिप्रेजेंट इट्स हैंडीक्राफ्ट्स ऑन द ग्लोबल स्टेज थ्रू यूनेस्को। तो इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ पर जो श्रीनगर की लोकल कल्चर है, जैसे कि हम पिक्चर में देखे हैं, ये लोग अपने हाथों से जो कलाएं बनाते हैं या फिर जो फोक आर्टिस्ट हैं, उनको वर्ल्ड लेवल पर पहचान मिलेगी। पहचान मिलने से क्या है, उनकी उत्पादों की बिक्री होगी और उनकी जो कला है उनको संरक्षण भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से उनको एक ग्लोबल स्टेज मिल जाता है।
इसमें बताया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें फोक आर्ट शामिल है, मीडिया, फिल्म, लिटरेचर, डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी और मीडिया आर्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है, इसके नेटवर्क के। इसमें बताया गया है कि श्रीनगर जो है, ठीक है, वाज अमंग वन मोर सिटी फ्रॉम इंडिया competing for attract recognition this year. The dossier for its nomination was filed first in 2019 and again in 2021। तो इसको दो बार इसका आवेदन लगाया गया, एक 2019 में और दूसरी बार लगाया गया था 2021 में। अब इसमें बताया जाता है कि पहले भी कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं या सिटी हैं जिन्होंने अपने आवेदन दिए थे या फिर जो इसमें शामिल हुए थे वाली कैटेगरी में, या फिर इनको इनके तहत रिकॉग्नाइज़ किया गया था। एग्जाम्पल के तौर पर पिछली यदि हिस्ट्री को हम देखें ना, तो बताया गया है कि 2015 में केवल एक सिटी को इसमें शामिल किया गया था, किसको, जयपुर को, क्राफ्ट्स और फोल्क आर्ट के लिए। ठीक है, अब जैसे फोल्क आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मीडिया, फिल्म, लिटरेचर और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 2015 में जयपुर रहा, वाराणसी और चेन्नई 2015 में, इसके अलावा 2017 में भी रिस्पेक्टिव हैव सो फॉर बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मेंबर ऑफ द UCCN फॉर क्रिएटिव सिटीज़। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राफाल विमान से रिलेटेड। चूँकि ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा था कि राफेल की जो खरीदारी हुई है उसमें भ्रष्टाचारी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार को विपक्ष ने घेरा था। तो राफेल से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट यहाँ पर दिखाई दे जा रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। राफेल को बनाने वाली कंपनी का नाम है दसाल्ट एविएशन, ये फ्रांस की कंपनी है। इसकी कुछ कुछ खास बातें बताई गई, जैसे कि इसका वजन है 24,500 किलोग्राम, लंबाई और ऊंचाई बताई जाती, लंबाई 10 मीटर और 5 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। टॉप स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज है 3700 किलोमीटर और इंजन है 2 M882। वजन ढोने की क्षमता है इसकी 9500 किलो और फ्यूल की कैपेसिटी है 17,000 किलोग्राम तक। बताया जाता है कि कौन कौन से हथियारों से ये लैस रहेगी। GI-AT-30 719B एक गन है और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA-IREM मैजिक, हवा से ज़मीन में मार करने वाली मिसाइल ABDA अपाचे, स्कल्प EG। इस प्रकार से कई सारे हथियारों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बारे में और एक बात बताई जाती है, राफेल का रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उनको देख सकती है। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। यहाँ पर बताया जाता है कि जो CBI है वो इन्वेस्टिगेटिंग नहीं कर रही है राफेल किकबैक्स क्लेम्स, मीडिया पार्ट का ऐसा कहना है। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कहती है कि CBI जो है सही से राफेल की जांच नहीं कर रही। जो मिडल मैन है ना, मिडल मैन पेड 7.5 मिलियन, तो ये जो राशि है ना 7.5 मिलियन यूरो, जिसको यदि हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है 64,20,39,004 रुपया होता है। ठीक है, तो इसी को लेकर यहाँ पर बात बताई गई है कि मिडल मैन पेड 7.5 मिलियन बाई डसाल्ट इट एलिक्स, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और एक बात यहाँ पर बताई जा रही है, ये जो फ्रेंच का पोर्टल है मीडिया पार्ट, इसने आरोप लगाया है कि दसाल्ट ने पेड किया एटलीस्ट 7.5 मिलियन यूरो, किसको, मिडल मैन सुसैन गुप्ता को। कब, फ्रॉम 2007 से लेकर के 2012 तक, थ्रू ओवर बिल्ड IT कॉन्ट्रैक्ट विथ ए सेल कंपनी टू सिक्योर द 7.87 बिलियन राफेल डील विथ इंडिया, ताकि ये जो इतने की टोटल खरीदी हो रही थी अपनी, कितने 36 जेट हमें खरीदने थे, 7.87 बिलियन की टोटल ये डील थी।
इसमें से मिडल मैन को द साल्ट पेड एटलीस्ट 7.5 मिलियन टू मिडल मैन। ठीक है, ये डेट बताई जा रही कब से कब तक। तो ये जो सेल कंपनियां रहती हैं ना, जैसे कि हमारी कोई एक कंपनी है, हमने इसी की एक सहायक कंपनी खोल दी कहीं और पर, तो इसको हम कहेंगे सेल कंपनी। और यहाँ पर उसका नाम भी बताया गया, सुसैन गुप्ता की कंपनी का नाम मॉरिशियन कंपनी है, मॉरिशियन कंपनी है इंटरसेलर टेक्नोलॉजीज़। इसने रिसीव करी थी 7.5 मिलियन फ्रॉम फ्रेंच एविएशन फर्म बिटवीन 2007 से लेकर के 2012 तक, ऐसा इसमें बात बताई जाती। इसके अलावा यहाँ पर बात बताई जाती है कि देखो, जो सुसैन गुप्ता है ना, इसके अलावा भी एक व्यक्ति है जिनके ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो कि माल न्यूट्रिशन से संबंधित है। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि हमारे इंडिया की कंडीशन क्या है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है गेहूँ या धान का या फिर और अन्य चीज़ों का, लेकिन एक बात ये है कि हर स्टेट में एक सी फसलों का उत्पादन नहीं होता है। तो केवल गेहूँ और चावल ही खा लेने से व्यक्ति कुपोषण से मुक्त नहीं हो जाएगा। सोसाइटी में, दुकानों में आप गेहूँ बेचते हो, चावल बेचते हो फ्री में या फिर मुफ्त में, दाल बेचते हो, तो आपको क्या लगता है कि आप इससे गरीबों को कुपोषण से मुक्त कर दोगे? इससे कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें 2 कदम आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा और कई सारी चीज़ें का वितरण इसमें करना ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है, असम में एक जगह है बोंगाई गांव करके। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये जो जगह है किस प्रकार से माल न्यूट्रिशन की समस्या से लड़ी है। यहाँ पर लेखक उसी का एग्जाम्पल देते हैं। प्रोजेक्ट संपूर्णा सक्सेस इन रिड्यूसिंग चाइल्ड malnutrition is a model that can be easily implemented in anywhere। यहाँ पर बच्चों का जो माल न्यूट्रिशन है उसको कम करने के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम रखा गया था संपूर्णा, इसका यूज़ कई सारी जगहों पर किया जा सकता है, इंडिया की किसी भी जगह पर किया जा सकता है। और हम इसका यूज़ कर सकते हैं मेंस की आंसर राइटिंग में कि हम किस प्रकार से कुपोषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। एक बात यहाँ पर लिखी गई है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन दाई फूड। मतलब ये जो वाक्य है ना, ये हिप्पोक्रेटस के द्वारा लिखा गया, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने भोजन को औषधि बना लो, औषधि के रूप में खाओ और औषधि को आप अपना भोजन बना लो। ये वाक्य इसका ऐसा मतलब होता है। अब बताया जाता है एन इंटरलिंक के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हमको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है, क्या चीज़? रिडक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चाइल्ड यूजिंग जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। जीरो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट किया गया था और यहाँ पर हमें माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में बहुत कम देखने को मिला। संपूर्ण स्कीम के बारे में बताया जाता है, इज ए टेंडम विथ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड those set by UN Secretary General Antonio Guterres in the Food System Summit सितंबर 2021, including the need to have food system and social protection that support resilience and food security। तो ये जो स्कीम है, इंटरनेशनल लेवल के जो टारगेट रखे गए हैं, जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने जो बात कही थी उसको ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आइडेंटिफाई किया था हेल्थ और न्यूट्रिशन को एज ए प्रायोरिटी एरिया। ठीक है, और इन्होंने जोर दिया था कि हमें जो है कुपोषण मुक्त भारत बनाना,
माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बनाना, जब इन्होंने लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, मतलब पोषण अभियान के दौरान ये बात उन्होंने कही थी। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इन 2017-18। बताया जा रहा है कि पोषण माह का सप्ताह चल रहा था, न्यूट्रिशन मंथ कहते हैं, सितंबर 2020 का। इस टाइम में 2416 जो बच्चे थे ये आइडेंटिफाई किए गए थे कुपोषण के शिकार हैं करके इन द लस ग्रीन ब्रह्मपुत्र वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोंगाई गांव। तो ये बोंगाई गांव एरिया की बात बताई जा रही है कि कितने बच्चे माल न्यूट्रिशन से प्रभावित थे। इसके बाद NHFS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये बताया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 साल से कम उम्र के बच्चे, ठीक है। यहाँ पर स्टंटेड वर्ड आया जिसका मतलब होता है छोटे कद का, जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। इसके अलावा इसमें एक शब्द आया है वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब होता है एक तो हाइट नहीं बढ़ पाना और दूसरी बात होती है वजन कम होना, हाइट के अनुसार वजन कम होना, उसको वेस्टेड कहते हैं, ठीक है। अंडर वेट, कम वेट होना, और द नंबर ऑफ एनीमिया वुमेन एंड चाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट आर हायर देन नेशनल एवरेज। ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं, जैसे कि महिलाओं में एनीमिया की कमी हो जाना, ठीक है, और बच्चों में भी, तो ऐसे जो लोगों की संख्या है ना और इनका जो एवरेज है वो पूरे देश के एवरेज से भी ज़्यादा हो गया था। एनीमिया बीइंग ए मेजर डिटरमिनेंट ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एनीमिया। फिर इससे निपटने के लिए क्या किया गया, प्रोजेक्ट सौभाग्य लाया गया, कोरोबरेटेड मतलब सपोर्ट किया गया, किसके द्वारा, प्रोजेक्ट सौभाग्य के द्वारा, जो कि डिज़ाइन किया गया था ताकि हम जो है मैटरनल मोर्टालिटी रेट को और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को इस ज़िले से ख़त्म करना है। मतलब जो मातृत्व मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है, मतलब जो महिला है उसकी डेथ ना हो जो बच्चे को जन्म देने वाली है, और दूसरी बात जो बच्चा है पैदा हो रहा है जन्म ले रहा है उसकी भी डेथ को रोकें। इसके लिए जो है प्रोजेक्ट सौभाग्य लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ए रियल टाइम डाटा सीट अपडेटेड बाय फील्ड लेवल डॉक्टर, फील्ड लेवल डॉक्टरों के द्वारा रियल टाइम डाटा सीट को अपडेट किया गया। एंड व्हेन ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी इज आइडेंटिफाइड, जहाँ पर भी लग रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान में मौत हो सकती है, विच इज़ देन फॉलोड अप टिल सेफ डिलीवरी, तो वो लोग फॉलो करते रहते थे जब तक कि सेफ डिलीवरी हो ना जाए। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है इसने यील्डेड इनकरेजिंग रिजल्ट में हमको देखने को मिला। मैटरनल डेथ फॉर 6 मंथ, 6 महीना में ही जो महिलाएं हैं उनकी डेथ की संख्या में कमी आई। 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 30 2020 कंपेयर करें 1 अप्रैल 2021 से सितंबर 30 2021 को, तो ये हमें 16 से 3 इन्फेंट डेथ्स फ्रॉम 130 से 63, मतलब कि पहले जो महिलाओं की डेथ होती थी 16, अब वो घट के 3 हो गई, और जो बच्चे हैं 130 उनकी डेथ होती थी तो वो घट करके अब 63 हो गई है। आगे कुछ कुछ और कंडीशन बताई जाती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो रिस्की फैक्टर है वो एनीमिया की कमी ही होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अब यदि किसी को एनीमिया की कमी है तो इससे क्या है, जो एडोलसेंट है ना वो अनहेल्दी रहेगा, अनहेल्दी के रूप में ग्रो होगा। देन फर्दर इनटू ए अनीमिक प्रेग्नेंट यंग वुमेन गिविंग बर्थ टू एन एस्फाइसिएटेड लो बर्थ वेट बेबी, और फिर जो महिला है ना वो कम वजन वाले बच्चे को जन्म देगी, और ये जो बच्चा है वो फेस करेगा डेवलपमेंटल डिलेस, उसका जो विकास है ना वो रुक जाता है। ओनली टू ग्रो इनटू ए माल नरिश्ड चाइल्ड, और वो केवल हमें किस रूप में मिलेगा, कुपोषण का शिकार बच्चा।
and this child who struggle further for nutrition and appropriate care while the world around her barely make ends meet। इसके अलावा यहाँ पर बात बताई जाती है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर 1116 आंगनबाड़ी हैं। टोटल यहाँ पर जो है 63,041 जो बच्चे हैं वो हैं 5 साल से कम उम्र वाले। ठीक है, जब यहाँ पर इनका वजन और हाइट को नापा गया तो WHO के अनुसार आप देखोगे ना तो यहाँ पर कुपोषण के शिकार हैं 2416 बच्चे, 246 केस जो हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन के मिलेंगे, 2170 इंस्टांसेस ऑफ मॉडरेट एक्यूट मालन्यूट्रिशन के हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर या फिर NRCs कहते हैं। यहाँ पर 20 बेड है एंड ए मंथली इनटेक ऑफ 200 SAM चाइल्ड इज नॉट प्रैक्टिकल। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पद्म अवार्ड से रिलेटेड। सुषमा फर्नांडिस इनको हॉनर्ड किया गया है। प्रेसिडेंट ने 7 पद्म विभूषण अवार्ड दिए, 16 पद्म भूषण अवार्ड दिए और 122 पद्मश्री अवार्ड प्रोवाइड किए हैं। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस एनरुथ जगन्नाथ वर ऑन मंडे गिवन द पद्म विभूषण ठीक पोस्टमसली फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। इनके लिए इनको पद्म विभूषण प्रोवाइड किया गया है। कौन कौन है इसमें? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को। इसके अलावा बताया जा रहा है द फेस ऑफ वुमेन्स बॉक्सिंग इन इंडिया। आप समझ गए होंगे MC मैरी कॉम है, हु इज 6 टाइम AIBA वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियन रही है ये। इसके अलावा श्री विशेष तीर्थ स्वामी जी ऑफ उदप्पी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। वर आल्सो हॉनर्ड विद द पद्म विभूषण बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और लिस्ट में आगे नाम बताया जा रहा है फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर मरणोपरांत मृत्यु के बाद, हु हैड आल्सो सर्व एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। इसके अलावा महेंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा और इसके अलावा सुंदरम क्लाइटोन ग्रुप के चेयरमैन हैं वेणु श्रीनिवासन और फॉर्मर नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं SC जामीर। इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा बैडमिंटन से स्टार है PV सिंधु, कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर है मुजफ्फर हुसैन बैग और तिसरिंग लैंडोल द फर्स्ट गायनकोलॉजिस्ट फ्रॉम ले हैं। बाइलैंग्वल आथर मनोज दास इनको मृत्यु के बाद और कृष्णम्माल जगन्नाथन इस सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम तमिलनाडु, इनको जो है पद्म भूषण प्रोवाइड किया गया है। ये उसकी लिस्ट है PDF के रूप में, ठीक है, कंप्लीट। यदि आप इसको देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। पद्म विभूषण के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। 4 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया है 8 लोगों को। कौन कौन? सैयद मुअज्जम अली मरणोपरांत, मुमताज़ अली, प्रोफेसर बालाकृष्णन दोषी, डॉक्टर SC जमीर, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, नीलकृष्ण रामकृष्ण माधव मेनन, जगदीश N सेठे और PV सिंधु, इनको मिला है पद्म भूषण। इसके अलावा पद्मश्री दिया गया है सबसे ज़्यादा लोगों को, 61 लोगों को प्रोवाइड किया गया है पद्मश्री। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है मेन जो हस्तियां हैं उनके नाम अपन को याद रखना है।